अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इससे पहले गवर्नमेंट ने एक नई इस्लाहात लाई थी, एक नया बिल पेश किया था जिसमें हत्या के इज़्ज़त के हवाले से बात की जा रही थी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि किस तरह से मीडिया का कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसके बाद एक नई चीज़ देखने को नज़र आ रही है और वो कुछ ऐसी सी नज़र आ रही है कि जिसके हवाले से सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। फायर वॉल के हवाले से काम किया जा रहा है और अब तक की जो खबरें ज़राए के मुताबिक आ रही हैं सामने, उनके मुताबिक गवर्नमेंट ने इस हवाले से नई इस्लाहात को मुतारिफ भी करवा दिया है। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कंट्रोल में था, अब सोशल मीडिया भी कंट्रोल में होगा और इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा जो रियासत के खिलाफ किया जा रहा है या हुकूमत के खिलाफ कुछ किया जाएगा तो उसे उसी वक्त कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। इस फायर वॉल का मकसद आखिर क्या होगा? इसके ज़रिए सोशल साइट्स को कंट्रोल भी किया जाएगा और इसमें मुआवनत हासिल की जाएगी चीन की। वो किस तरह से हासिल की जाएगी ये भी पैनल से आज पूछेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको मज़ीद बताती चलूँ कि इस फायर वॉल का मकसद जो वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके ज़रिए सोशल साइट्स को कंट्रोल किया जाएगा, तो वहीं पर इसके साथ साथ वो तमाम आईडीज़ जो हैं उनके एड्रेस गवर्नमेंट के पास होंगे जो रियासत के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही होंगे। यानी कि आपको बोलने की आज़ादी ज़रूर है मगर सिर्फ वही बोलने की आज़ादी है जो रियासत चाहती है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी, मोहम्मद निशाद अली। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म साहब, फाइनली अगर बात की जाए तो इससे पहले हत्या के इज़्ज़त बिल भी था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करना है, तमाम पाबंदियों के बाद आज सोशल मीडिया के ऊपर भी बाकायदा काम करना शुरू कर दिया गया है और उसमें बताया ही जा रहा है कि वो तमाम तरह अनासर जो रियासत के अगेंस्ट मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। आज बिल्ली थैले से बाहर आई है। आज देखें कि सो कार्ड जमहूरी हुकूमत, आज मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये सो कार्ड जमहूरी हुकूमत है कि एक आमराना बिल हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। वो आज असम्बली के अंदर बाकायदा उसको अप्रूव कर लिया गया क्योंकि गवर्नर ने साइन कर दिया। देखें ये बिल जो है ये हर पाकिस्तानी के ऊपर ये इसके असरात मुरतब होंगे। है तो ये पंजाब का बिल, लेकिन इस बिल के अंदर कोई हदूद नहीं रखी गई। चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के कोई बंदा इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए या इस हुकूमत के अंदर जो लोग शामिल हैं उनमें से किसी के ऊपर कोई अगर करप्शन है या कोई और चीज़ बात करेगा तो वो हत्या इज़्ज़त के ज़ुमरे में आ जाएगा। और इस बिल की हर जो शिक है वो काबिल एतराज़ है, वो दोबारा उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी। हमें ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि देखें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं। मुस्लिम लीग नून का तो माजी में ट्रैक रिकॉर्ड यही है। 2016 में पीका ऑर्डिनेंस हमारे ऊपर लागू किया गया था और आज मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे डेफिमेशन बिल हमारे लिए एक हमारी ज़ुबान बंदी के लिए, इवन के मैं समझता हूँ कि सांस बंद करने के लिए ये बिल तैयार कर लिया। और पीपल्स पार्टी जो दावेदार थी कि जमहूरियत की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उनका गवर्नर यहाँ पे बैठा है और गवर्नर साहब बड़े ये बड़ा एक इन्होंने ट्रिकी काम किया कि गवर्नर साहब ने बिल जो है वो वापस भेजा गवर्नमेंट को कि जी आप इसको रिव्यू कर लें। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि ये बिल हर सूरत में लागू होना ही होना है, वो छुट्टी लेके चले गए 6 दिन की। ठीक है, छुट्टी लेके गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान, उनको कायम काम गवर्नर बनाया गया, उन्होंने साइन करके वापस जो है ना वो असेंबली में भिजवा दिया बिल। अब देखिए इस बिल से क्या होगा। इस बिल से कोई भी, चाहे वो मीडिया से तल्लक रखता है, चाहे वो सोशल मीडिया से तल्लक रखता है, चाहे कोई आम आदमी है, जब वो किसी हुकूमत के या हुकूमती शख्सियत के ऊपर जब तनकीद करेगा उसको डेफिमेशन लॉ के अंदर बुक कर लिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा हुकूमत को कि इस बिल से, इस कानून से खौफजदा होकर लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन आप देखें कि एक बंदा अमेरिका में बैठा है, वो पाकिस्तानी है, वो वहाँ बैठ के अगर तनकीद करता है, जब वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होगा वो उसके काबू में आ जाएगा। और इस बिल के अगर आप शिकों पे गौर करें, जिस बिल का, जिस ट्रिब्यूनल जो बनाया जाना है उसका जो सरबराह लगाना है वो हुकूमत ने लगाना है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसेंट के साथ एक 3 रुकनी नाम जाएंगे, उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो हुकूमत का इख्तियार होगा उसका ट्रिब्यूनल का सरबराह लगाना और हुकूमत का इख्तियार होगा उसको टर्मिनेट करना। जब एक बंदे को ये खौफ भी हो कि मुझे किसी भी वक्त हुकूमत रिमूव कर सकती है, क्या वो आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा या हुकूमत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? तमाम सहाफ़ती तंजीमें जिनमें मालकान की तंजीमें
ورکرز کی تنظیمیں, تمام تنظیمیں حکومت کو کہتی رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو کنسلٹ کریں, اس میں قابل اعتراض ہیں بہت ساری شکس, مثلا 180 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے, اور 30 لاکھ روپے سے جرمانے کا آغاز ہو رہا ہے جو 3 کروڑ تک جا سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جرمانے ہیں, اگر غلطی ہو جاتی ہے کورٹ کے اندر 50,000 روپیہ جرمانہ, اس پہ غلطی ہو جاتی ہے 10,000 روپیہ روزانہ کے حساب سے جرمانہ. یہ غیر انسانی سا ایک بل تھا, لیکن حکومت نے یہ قابل ہی نہیں سمجھا کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کی جاتی یا اس کو کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے اس کی شکس کو. انہوں نے جو فیصلہ کیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سو کالڈ ایک جمہوری حکومت ہے جس نے وہ آمرانہ بل ہمارے اوپر آج لاگو کیا ہے جو آمر کی حکومتیں رہی ہیں. ہمارے اوپر اس وقت بھی اس قسم کے قوانین لاگو نہیں کیے گئے تھے. میں مشرف کا دور اگر سامنے رکھوں, مشرف کے دور میں ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے جو ہمارے اوپر اس طرح آمرانہ طور پر اس نے لاگو کیا ہو. اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی نوشاد صاحب. فریڈم آف جو سپیچ کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو آزادی حق رائے دہی حاصل ہے, آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, تنقید برائے اصلاح بھی ہو سکتی ہے. آج اس بل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص آپ کے سمجھتے ہیں کہ بہت سا کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جو پیمرا کے رولز اور ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ میڈیا کے اوپر نشر نہیں کر سکتے اور سوشل سائٹس کے اوپر اس کو چلایا جاتا ہے, وہ بہت سے ایسے ایشوز بھی ہیں. اگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے تمام تر پالیسی کو دیکھا جائے, یا پالیسی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور اس پالیسی کے حوالے سے جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں جس پہ لاگت کتنی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے, جی سوشل میڈیا جو تھا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی, یہ بات ہم سبھی لوگ جو ہیں اس پہ ایگری کرتے ہیں. جی اچھا, اس حد تک صحافتی تنظیموں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. حکومت کو یا ارباب اختیار کو, میں ذرا تھوڑا حکومت سے بھی ذرا آگے جا کے بات کر لوں کہ ارباب اختیار کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ یہ ہے کہ ایکچولی سوشل میڈیا ہمارا کمپٹیٹر ہے. یعنی سوشل میڈیا کی ایمرجنس نے سیٹلائٹ میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو, یا اس کی اہمیت کو, یا اس کے ریونیوز کو ایون, اس نے بڑے برے طریقے سے ڈسٹرب کیا ہے. اچھا, اب حکومت جو ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ جس معاملے کے اوپر وہ الجھی ہے یا جس سے اس کو مسائل ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتی. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ڈیفامیشن بل ہے, جب آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں, اس میں پہلی تو بیس یہ ہے کہ یہ پیونیٹیو ہے. پیونیٹیو وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کی انٹینشن جو ہے وہ پنش کرنے کی ہوتی ہے. آپ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کر رہے معاشرے کے اندر. جو ایکچولی قوانین بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ قانون بنا کے آپ ایک ایسی, وہ جو آپ فائر وال کی بات کر رہی تھی نا, یہاں پہ ایک اس طرح کی فائر وال ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ یہ کام نہ کریں, اگر وہ کریں گے تو وہ پھر سزا کے مستحق ٹھہریں گے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی بل کے بارے میں بات کرتے ہوئے, میں نے اس وقت بل تھا, آج قانون بن چکا ہے, میں نے کہا تھا کہ یہ قانون بننے کے بعد عام جو معاملات ہیں, معمولات زندگی ہیں, اس کے اندر بھی بڑی مشکل آ جائے گی. کیونکہ آپ نے ہر کسی کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا دینے کی کوشش کی ہے, جو کسی کے سر پہ مارے, کسی کی جگہ مارے. اب یہی پرابلم ایکچولی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھی کہ جس کا دل چاہتا تھا, جو چاہتا تھا, وہ کسی کے خلاف بات کر دے یا سر بازار اس کو رسوا کر دے یا اس طرح کام کرے. وہ اس کو غیر قانونی سی ایک, جسے کہتے ہیں نا, ان کے پاس وہ ہتھیار تھا. اب آپ نے اس قانون کے ذریعے وہ ہتھیار بعض لوگوں کو دے دیں گے جن کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ کبھی میرے خلاف, کبھی آپ کے خلاف, کبھی اپنے باس کے خلاف, کبھی اپنے سبارڈینیٹ کے خلاف. جی مجھے تو اس نے کہہ دیا یہ اب تو میری حد تک ہو گئی ہے, چلو جی آ جاؤ یہ کر دیں. دیکھیں اس کا ایک اور بہت بڑا میجر بیسک پرابلم یہ ہے, یہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس میں ٹرمینالوجیز ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس میں ہم نے بڑی مشکل سے, اس سے پہلے جب ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی, یہ پیکا کے اندر ترمیم کی, تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے کانسیپٹس کو بتانے کی کوشش کی تھی جو دنیا بھر میں کنسیڈر کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, پہلے اگر فرض کریں ایک ہوتا ہے آپ سے غلطی سے بھی کوئی چیز ہو گئی تو آپ جو ہے نا سزا کے مستحق ٹھہریں گے, اور آپ میں اس میں ریمیڈی نہیں ہے کہ اگر میں نے اس کی تردید چھاپ دی, وہ تردید والی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح ہے ہی نہیں. اب دیکھیں پرابلم کیا ہے. پھر ارباب اختیار کی بات کروں گا حکومت سے پہلے. ارباب اختیار کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہم جب جرنلزم صحافت پڑھتے تھے نا, تو ہمارا ایک شعبہ ہوتا تھا پی آر اینڈ ایڈورٹائزنگ. ہماری میڈیا کو اور صحافت کو یہ پی آر اینڈ ایڈورٹائزنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بھی مفت کی. ٹھیک ہے نا. حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ مجھے اگر اتنا شوق ہوتا پبلک ریلیشننگ کا, تو میں پبلک ریلیشننگ کو ایز
प्रोफेशन ऑप्ट करता, या मुझे एडवर्टाइजिंग का या एडवर्टीजमेंट का शौक होता, उसमें कंटेंट राइटिंग का या कंटेंट काम करने का, तो फिर मैं वो काम करता। सहाफत और इस शोबे में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। हमारा काम है, हम वॉच डॉग हैं, हमारा काम है कि हम हुकूमत को ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ये फलां जगह पे गलत काम हो रहा है। अगर ये काम बंद कर दिया जाए किसी सोसाइटी से, तो उस सोसाइटी को आप जो है पनपने का मौका फराहम नहीं कर रहे, आप उस सोसाइटी में डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, आप उस सोसाइटी की ग्रोथ को रोक रहे हैं। आप दौले शाह की चुईयां बनाना चाहते हैं, तो मीडिया दौले शाह की चुई नहीं बनने को तैयार। ये बात बड़ी क्लियर है, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है, उसके खिलाफ जो है वो पटिशन दायर कर दी गई है। इस सारे के बाद इसके साथ जो मैं आपको बात बताना, देखिए इशू जो है ना, जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो ये होती हैं कि जब आप कोई कानून लाते हैं जी, ये कब से ये मामला शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और किसके कहने पे हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी पीपल्स पार्टी की बात की है, ये हमेशा उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, पीपल्स पार्टी ने जब अपना जो है ना कंधा झाड़ के साइड पे होने की कोशिश की ना, तो उधर नून लीग के लोगों ने बता दिया है कि जनाब ये जब कमेटी में बातचीत हो रही थी कि पीपल्स पार्टी के लोग साथ बैठे होते थे, और ये जब अब बात हुई है इस पे दस्तखत करवाने की, तो तब भी ये बात सामने आ चुकी है। गवर्नर साहब छुट्टी इसलिए ले गए हैं कि जनाब स्पीकर जो है ना वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पे इस पे साइन कर दें, ताकि पीपल्स पार्टी से ये कह सके कि हमने साइन नहीं किया, लेकिन वो किन्नकित है, यानी ये अंदर खाते ये तय हो रहा है। ये तरीकाकार होता था असेंबली की, हमें पता है, मतलब जो कुछ हुआ वो मिलजुल कर किया गया है, ये साफियों से छुपी नहीं है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, और जिसके कहने पे कर रहे हैं आप ये भूल चुके हैं कि ये हुकूमत 5 साल के लिए होती है। आपको ये याद नहीं रहा कि 5 साल के बाद 6ठा साल भी आता है, और 6ठे साल में किसी और की हुकूमत भी होती है। और आपको ये भी याद नहीं रहा कि जनाब जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी तो ये जो डेफामेशन एक्ट है, जब आप ताकत के ईवानों से बाहर निकलेंगे तो आप पर भी लागू होगा। इसलिए काम वो करना चाहिए जिसके जो एक्चुअली उसका मकसद है। जो आपको सोशल मीडिया का प्रॉब्लम था, आप सोशल मीडिया को डील करें। तीसरी जो बड़ी मेजर इसमें प्रॉब्लम है वो ट्रिब्यूनल्स की मुताल्लिक है। जब आप पैरेलल सिस्टम खड़ा करने लगते हैं ना जुडिशरी के पैरेलल, आपको ये बात, हमारे यहाँ ये बहुत अजीब मसला है, हमसे एहतसाब नहीं हो पा रहा, हमारी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, हमारी जो एफआई है उसके अंदर वो जो विंग है वो सही तरह इन्वेस्टिगेट है, हमने जनाब नैब खड़ा कर देना जी। भाई नैब खड़ा करने की जरूरत इसलिए आप ये तस्लीम करते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपके सिस्टम में आप रिफॉर्म करके डेवलप करके उसको एट पार ला सके। इसी तरह से इस कानून में भी ये बात साबित हो गई है कि आपकी अहलियत ये नहीं है, आप इस अहल नहीं है कि आपकी प्रोसिक्यूशन ये अहलियत नहीं रखती कि आप जो एक सिस्टमैटिक वे के अंदर कोर्ट्स के अंदर ये साबित कर सके कि फलां ने ये फलां काम किया। क्यों? वहां जो जजेस बैठे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके सामने वो सारा कुछ नहीं हो सकता जो अदरवाइज ट्रिब्यूनल के जरिए करवाया जा सकता है। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी टीवी चैनल पे बात करते हुए कहा था कि जी देखिए, जो हम हत्या की इज्जत के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें कोई आसमानी सहीफा तो है नहीं है, हम उसमें तरदीद भी कर सकते हैं, तरामीम भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। आज सोशल साइट्स को भी कंट्रोल करने की बात की जा रही है, तो ये आज़म चौधरी साहब एज अ सोसाइटी हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? और अगेन वही बात आ जाती है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जो पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हम उसे मीडिया पे ऑन एयर नहीं कर सकते हैं, तो वो सोशल साइट्स के जरिए ही उसको फॉरवर्ड किया जाता है। कुछ इशू इस किस्म के हैं। देखें, आज मैंने शुरू में कहा था बिल्ली थैले से बाहर आई है। आपने देखा है कि चाइना का जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पे लागू किया जा रहा है। फायरवॉल की बात हो रही है, वो भी चाइना का सिस्टम होगा। टेक्नोलॉजी वो कैनेडियन है, वो टेक्नोलॉजी चाइना की, सिस्टम चाइना का, मॉडल चाइना का। बुनियादी तौर पर चाइना के अंदर इस किस्म की जर्नलिज्म नहीं है। वहाँ पे स्टेट ऑन सारे अदारे हैं, और वहाँ पे ये जो अभी निशात साहब बात कर रहे थे ना कि PR एडवर्टीजमेंट, वहाँ पे वो वाली जर्नलिज्म है। वहाँ पर ये वाली जर्नलिज्म नहीं है। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि गवर्नमेंट अगर किसी जगह पर गलत काम कर रही है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गलत कर रहे हैं को तनकीद कर सके। वो उसको एक आप कह लें कि PR जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशनिंग या हैंड आउट जर्नलिज्म, गवर्नमेंट की तरफ से एक हैंड आउट आया, आपने वो हैंड आउट पढ़ दिया या लिख दिया, ये जर्नलिज्म है। ये कौन सी जर्नलिज्म? जर्नलिज्म तो ये है, आप एक जमहूरी मुल्क में अगर रहते हैं, जमहूरियत के दावेदार हैं यहाँ सियासी पार्टियाँ, उस मुल्क के अंदर अगर किसी जगह पे कोई गलत हो रहा है तो जर्नलिज्म ये है कि जर्नलिस्ट वहाँ पे निशानदेही करता है कि यहाँ पे ये काम गलत हो रहा है, और हुकूमतों का काम है कि अपनी वहाँ पे
ठीक करें उस काम को, ना कि उस गलती को दोहराएं। ठीक। ये तनकीद जो है ये बराए इस्लाह होती है, इसमें जर्नलिस्ट किसी के साथ पर्सनल नहीं है। जी। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को जो जायज़ तनकीद है, तनकीद बराए इस्लाह है, वो भी इनको नहीं बर्दाश्त। इसीलिए ये वो वाला सिस्टम यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना में है, जो सऊदी अरब में है, जो यूएई में है। ये उससे वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ये इंस्पायर्ड है उस सिस्टम से। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक आमराना कानून है, ये कुछ जमहूरी हुकूमत इस किस्म का काम करे तो इंतहाई अफसोस की बात है हमारे लिए। या तो इन्हें जमहूरियत का लबादा उतार देना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। अगर अपने आप को जमहूरियत के दावेदारी इन्होंने कहना है तो फिर इस किस्म के जो आमराना कवानीन है उससे कम से कम इनको बाज आना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं निशात साहब, यहाँ पे असम्बलियाँ तो 5 साल चलती हैं, लेकिन इक़्तिदार का नहीं पता चलता कब इक़्तिदार की कुर्सी उल्ट जाती है। और हमेशा ये हुआ है जब किसी एक पार्टी ने ये काम किया है, हमने बहुत जल्दी 2-4 सालों में देखा उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल ऐसा मुझे वो वक्त याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि आए बैठे हम नैब के ऊपर कुछ तरमीम करें या नैब को हम ख़त्म करें, जो भी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं माने थे जी। बाद में जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद नैब के उसमें आए हैं नरगे में, फिर मियां साहब को एहसास हुआ कि उसको बात मान लेनी चाहिए। आप इसे कंक्लूड किस तरह से करते हैं? मैं इसको हर तरीके से कंडेम करता हूँ हुकूमत के इस इक़दाम को। मुझे कतई तौर पर ये, और मैं ये भी बता दूँ, अगर हुकूमत ये समझती है कि जर्नलिस्ट खौफजदा होके लिखना और बोलना छोड़ देगा, ये हुकूमत की गलतफहमी है। हुकूमत अगर जेलें भरना चाहती है, हम लोगों को जेलों में डालना चाहती है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस्मानी, अमली, ज़हनी तौर पर हर तरह हम तैयार हैं। इस बिल के खिलाफ हम हर दम आखिर दम तक लड़ेंगे, चाहे वो अदालतों का फोरम हो, चाहे वो सड़कों का फोरम हो। हम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हुकूमत की ये गलतफहमी दूर करेंगे कि हम खौफजदा हो गए हैं। निशात साहब, अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरों के रोल मॉडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, हम उसे अपनाने की भी कोशिश करते हैं, जैसे भी आप दोनों ने बताया। तो क्या फिर पॉलिटिकली हम उन चीज़ों को नहीं अपना सकते, हम उस तरह की इस्लाहात नहीं लेकर आ सकते? और आप अगर इसे कंक्लूड करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि ये जो बिल्स जिनकी बात की जा रही है और जो सोशल साइट्स पर भी हम बात कर रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से कंक्लूड करते हैं? देखिए, ये जो बात चीज़ें ऐसी होती हैं चूँकि यूनिट सेम नहीं होते, जिन चीज़ों के यूनिट सेम नहीं ना होते उनके ना कंपैरिजन ड्रॉ किए जाने चाहिए, ना हो सकते हैं, और ना उनको उनका इंतजाम हो सकता है जी। तो आधा तीतर आधा बटेर जो है ना, वो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है, उससे फिर बहुत ज़्यादा मामलात कॉम्प्लिकेटेड। दूसरी बात, अभी आपने राणा सनाउल्लाह साहब की बात कही है। राणा सनाउल्लाह साहब को कोई बंदा ये कह दे कि भाई मेरे, आप जो तरमीम करने की कुछ बातें बता रहे हैं हमें, आप लागू करने से पहले वो करने को तैयार क्यों नहीं है? कौन सी, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सारी जल्दबाजी किस बात की है? वो जो पिछले कई सालों में नहीं संभाला जा सका, या एक्चुअली हम तो फिर बहुत जानते हैं ना, फिर हम तो ये भी जानते हैं कि 20 साल क्या आपने जो है वो लोगों को पढ़ाया है इस कौम को। तो फिर अगर वो जो है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो फिर ये आपको ये 5 दिनों में या एक हफ्ते के अंदर कौन सी क़यामत गुजर रही थी जो आपको नहीं? बात यह है कि इस रिजिडिटी के साथ चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात, देखिए बात यह है, मेरे लिए ये मसला नहीं है कि सोशल मीडिया में मैंने क्या कहना है, इलेक्ट्रॉनिक, मैंने जो बात कहनी है वो मुझे कहनी भी आती है और मैं बात कर भी सकता हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी और तरफ से आप कोशिश करके आप किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे तो आज तक वो एक सहाफ़ी नहीं मिला जिसको आप बात कहने से रोक सके हो। सहाफ़ी होना चाहिए, सहाफ़ी को आप रोक नहीं पाएंगे। हमने सीखा ही यही है, हमारा भी यही आर्ट है और हमारा भी यही तरीक़ेकार है। और अगर बात जेलों तक मामला जाते हैं तो जेलें भी बर्दाश्त नहीं। तारीख लिखने वालों ने मनपसंद भी लिखी है, लेकिन रियलिटी भी लिखी गई है तारीख के अंदर, ये हमने देखा है, रियलिटी भी लिखी गई है, छुपाई नहीं गई कभी। ये आप मैंने कहा था, आप बात समझे, जमहूरियत का एक्चुअल हुस्न क्या है? जमहूरियत आज़ादी इजहार का है, इसलिए ये जो आज़ादी इजहार है इसकी आपको क्यों देता है? क्योंकि इससे आपकी सोसाइटी ग्रूम करती है, डेवलप होती है। आप जो बंद ज़हनों से खुले ज़हन की तरफ सफर करते हैं, आप दौले शाह की चुईयां नहीं बनते। सो अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम या लेके या इस तरह का करने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली ये फायर बैक करेगा। और फायर बैक करके जो जिनके लिए आप कर रहे हैं वो तो कहीं होंगे नहीं, निशाना आपकी तरफ ही जाना है। देखते हैं गवर्नमेंट ने जो इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं और जिस तरह कानून लाए जा रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट जो है मजीद क्या एक्शन लेगी, क्या इनको वापस लिया जाएगा या इस पे मजीद इस्लाहात की जाएंगी, ये वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासत में काफ़ी तब्दीली नजर आ रही है। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं। फवाद चौधरी का ये कहना है कि हुकूमत अभी बज़ाहिर खुश तो नजर आ रही है, लेकिन ये खुशी बहुत थोड़े वक्त की है। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और हम इतनी तादाद अपने पास रखते हैं कि हुकूमत मजीद नहीं चल सकती है। दूसरी तरफ पर नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मेरा तो AC उतरवाने की बात की जा रही थी, हमने तो आपको बड़ी आसाइशें दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हुई हैं बानी तहरीक इंसाफ की जेल की, वो तो कुछ और ही खलासा बयान कर रही हैं। इससे पहले माजी में जो जेलें होती रही हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे और दीगर अरकान भी शामिल थे, क्या वो भी इसी तरह की जेल में रह रहे थे? और जिस तरह की तस्वीर सामने आई हैं, इससे पहले लीगी वज़रा आके मीडिया पे ये कहा करते थे कि वहाँ पे बड़ी पुरसाइश किस्म की उनको कैद की गई है। तो अपने पैनल से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। आज़म साहब, सबसे पहले तो ग्रैंड अलायंस पे बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है और कुछ असद कैसर साहब ने भी कहा था कि बड़ी ईद के बाद हम लोग एक बड़ा एहतजाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बड़ा पुरअमन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ग्रैंड अलायंस हो जाएगा? मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं? अच्छा जी, ग्रैंड अलायंस से पहले बजट के बाद मैं समझता हूँ वैसे ही हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि बजट के अंदर जिस किस्म की इस वक्त वो चीज़ें सामने आ रही हैं, IMF की शराइत आ रही हैं, फिर इकॉनमी का जो हाल है, हुकूमत मेरा हाल इस काबिल नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दे पाए, तो वैसे ही मसाइल खड़े हो जाने हैं। जब आवाम के ऊपर महंगाई का एक नया बम गिरना है तो आवाम की चीखों पुकार शुरू हो जानी है। उसके बाद आ जाता है सियासी पार्टियों की तरफ। लेकिन सियासी पार्टियां बहुत देर से अलाइन कर रही हैं एक दूसरे को, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से पिछले दिनों एक खबर आई थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की उनसे मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। मौलाना साहब के बड़े ग्रीवियंस जो है ना वो दूर करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो उससे मुतज़ाद है। बिल्कुल ऐसे आज ये नज़र आ रहा है कि मौलाना साहब बाकायदा इस चीज़ पर राज़ी नज़र आ रहे हैं कि वो PTI के साथ एक अलाइंस में आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए एक बाकायदा जॉइंट कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। और ये भी पता चला कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाने का वो कहा है कि जो मौलाना साहब से बाकायदा मुज़ाकरात करेगी, जिसके लिए अगले हफ्ते के दौरान असद कैसर साहब की मुलाकात होगी जी। उसके अंदर बैठ के कुछ इनके अपने TORs तय किए जाएंगे और ये वाला जो अलायंस है ये ज़बानी कलामी नहीं होगा, ये एक तहरीरी अलायंस की सूरत में होगा जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी साइन करेंगे और इमरान खान साहब भी साइन करेंगे। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इस वक्त है गर्मी का मौसम, एहतजाज के भी मौसम होते हैं। गर्मियों के दिनों में एहतजाज बहुत कम होते हैं। एहतजाज होगा, एहतजाज शुरू होंगे अगस्त सितंबर के बाद जाके। उस वक्त आप देखिएगा कि तमाम सियासी पार्टियां उससे पहले सिर्फ नारे लगते रहेंगे, दावे होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुलना शुरू होगा आप देखिएगा एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और वो तमाम पार्टियां जो आज से दो तीन माह पहले तक एहतजाज कर रही थी इंतखाबात के बाद, वो सारी जागना शुरू हो जाएंगी। और इस गर्मी की वजह से आप देखें GDA भी आपको खामोश नज़र आ रही है, बाकी जमातें भी जो है ना एहतजाज नहीं कर रही। लेकिन जैसे मौसम ठीक होगा ये सारी जमातें आपको बाहर निकलती हुई नजर आएंगी। तो गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम होगा। अच्छा, अब सिर्फ एक इशू नहीं होगा, पहले एक इशू था इंतखाबात, अब दूसरा इशू सबसे बड़ा होगा महंगाई जी। जो हुकूमत की तरफ से नई जो महंगाई का स्लैब आएगा वो। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये वाली जो हमारी हुकूमत है इसने जिस किस्म के इक़दामात करने जा रही हैं वो उन इक़दामात का वज़न इतना ज़्यादा होगा कि ये अपने वज़न से ये हुकूमत जो है ना ये कमज़ोर होती चली जाएगी। निशात साहब, इससे पहले महंगाई के खिलाफ मार्च भी किया था जिसमें बिलावल जरदारी साहब भी शामिल थे और फिर बाकी दीगर लोगों ने भी एहतजाज किए थे। फिर अंडों की कीमतों पे भी बात हुई थी, बिजली के बिल भी जमा ना करवाएं, कुछ इस तरह की तजवीज़ भी दी गई थी मरीम नवाज साहब के सामने से। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान जिनके बहुत से एतराज़ात भी थे, PGM के बानी भी रहे हैं तश्कील करने में, उनको हेड करते हुए नजर आए थे, वो क्या वो साथ दे देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? और ये ग्रैंड अलायंस आप किस तरह से देख रहे हैं? जे गल हुण इत्थे तक आ गई है तो फिर रह नहीं दियो। ये अजराह मजाक मैंने कह दिया। पहली बात तो ये है कि ये ग्रैंड कैसे हो गया, ये पता नहीं कहाँ से ग्रैंड बन रहा है। नहीं, बहुत सारी पार्टीज को कह रहे हैं हम इकट्ठा करेंगे, सबको अपने साथ लेकर आएंगे, तब बात करेंगे। अभी तो फिलहाल जो पहले इकट्ठी की थी उसकी कारकर्दगी हमारे सामने ही है, जो आपने देखा ही है। यहाँ पे पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था। वैसे तो
कहने को पूरी दुनिया निकाल सकते हैं ये लोग। जी वो पूरी दुनिया भी क्या हो सकता है, वो जो मरने वाले हैं वो भी आ जाएंगे उठ के, और जो पैदा होने वाले हैं वो भी आ जाएंगे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये किन की बात कर रहे हैं? कहने की गल है ना, अच्छा। वो पीटीआई की बात कर रहा हूँ कि वो कुछ भी मीनारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ का दूसरा इस्तेमाल ये है करने कि की बड़ी पहले तो मुझे दुनिया बताएं, ये फवाद चौधरी साहब किस जमात से ताल्लुक रखते हैं आजकल? आजकल तो वो गैर सियासी जमात के साथ हैं। अच्छा, मैंने कहा आपने कोट किया था, मैंने कहा मतलब वो आजकल वो नए तरह नहीं, वो अपना मैसेज दे रहे थे जनाब। बात ये है, देखिए कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है ना, अगर तो उन्होंने पीटीआई ने करना ना अलायंस मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो वो सारा कुछ होना आइन के तनाजुर में। तो जब आइन के तनाजुर में होना ना, तो फिर एक ही सूरत हो सकती है कि फिर जो बानी तहरीक है ना, उनको अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आने वाले अरसे के अंदर पता चले कि वो जो जिन लोगों ने भी अलायंस करने की कोशिश की थी वो मौलाना के साथ होली हैं, और बानी तहरीक जो बेचारे वो वहीं के वहीं रह गए हैं जहाँ पे वो पड़े हुए हैं। आपने अभी मरियम नवाज साहिबा के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो धरने या लॉन्ग मार्च या ये गुफ्तगू, देखिए उसका कोई हुकूमतों पे कोई असर नहीं पड़ा था जी। अब तक ग्रैड अलाइंस जिसकी बात की जा रही है, या जो अपोजिशन के इत्तेहाद की बात की जा रही है, माजरत के साथ उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। और जिस सिचुएशन का जो मैं जिस तरह से, जिस मईशत को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, या जिस तरह की हुकूमती कारकर्दगी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, चाहे वो आपकी वफाक की हुकूमत हो, कुछ हद तक सिंध हुकूमत भी हो, ये सितमगर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे लगता है सितंबर तक इनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो वोट का शोर शराबा, वो जो आजम साहब बता रहे हैं कि बजट ही काफी होगा गवर्नमेंट के, वो नींद में दो अक्सरियत मिली थी ना, जी, वो नींद से ऐसा जागेंगे कि दोबारा शायद नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो सितंबर तक जाते जाते ये जिस बजट की बात कर रहे हैं ना, ये इसका जितना भी शोर होगा, अगर कोई इस्तेमाल हो सकता तो जो महंगाई का जो वक्त गुजर चुका, उसका जितना भी कोई इस्तेमाल कर सकता वो हमने देख लिया। और बजट के बाद भी जो कर सकते होंगे वो ज़रूर कर ले, लेकिन मुझे इस तरह की कोई मूवमेंट बनती हुई उस तरह की नज़र नहीं आ रही। वो थोड़े मोटे छोलियाँ पटाखे चलाना कोई और बात है, लेकिन किसी ऐसी मूवमेंट की तरफ चले जाना जिससे कोई रिजल्ट अखज़ किया जा सके, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद ये है कि देखिए, ये सारी चीज़ें तय करती हैं आपकी माशी हालात। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी माशी हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाए, एक आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तो शायद उसके लिए फिर ये मुमकिन नहीं रहता कि वो बहुत प्रॉब्लम में रहे। यकीनन यूटिलिटी बिल्स के और उस तरह के मामला जो हैं वो बआसानी तय नहीं होंगे, ना ही इस एक आध साल के अंदर चीज़ें फौरी तौर पर ठीक हो जाएंगी, लेकिन जिन चीज़ों की बेसिस नज़र आना शुरू हो गई है, आम आदमी को जो पैगाम जा रहा है, वो शायद इस तरह के किसी झांसे में अब मजीद आने के मूड में नहीं है, ना ही वो किसी झांसे में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, वक्त मुख्तसर है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अब बात करते हैं जेल के हवाले से। कुछ सेल की पिक्चर्स हमने देखी, बानी तहरीक इंसाफ की जो सेल की पिक्चर्स आई हैं। आज रवाशी साहब ये कह रहे थे कि आप तो हमारे AC उतरवाने की बात कर रहे थे और मैं इस तरह का सियासी इंतकाम नहीं चाहता हूँ, वो तस्वीर तो कुछ और बता रही हैं। आज़म साहब, क्या आपने कभी इससे पहले किसी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की इस तरह की जेल की तस्वीर देखी है? ये सेल की पिक्चर्स आई क्यों है भाई? अच्छा जी, जेल मैनुअल के मुताबिक जो साबिक वज़ीर आज़म है वो A क्लास का मुस्तहिक होता है जी। लाहौर की कोट लखपत जेल में एक बैरक बनाई गई थी जहाँ पे आसफ अली जरदारी साहब यहाँ गिरफ्तार रहे। वो एक नई बैरक बनाई गई, बल्कि वो पोर्शन है पूरा जी, जिसके अंदर तमाम बुनियादी सहूलतें वहाँ पे आजकल वहाँ पे कौन है? वैसे खाली है आजकल, खाली है। अच्छा, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब भी रहे हैं जी, और वो किसी अच्छे एक मुनासिब होटल से वो कम नहीं है। उसके अंदर अटैच बाथ, साफ सुथरे कमरे, AC लगा हुआ है, फ्रिज मौजूद है, तमाम बुनियादी सहूलतें लाहौर की कोट लखपत जेल की उस बैरक में मौजूद हैं। अब आप आ जाएं, ये जो तस्वीरें पंजाब गवर्नमेंट ने जारी की हैं, जो पेश की हैं कोर्ट के अंदर इमरान खान की बैरक की, वो आपने बैरक देखी है? छोटी सी वो एक बहुत छोटी बैरक है जिसके अंदर एक एयर कूलर पड़ा है। अब आप बंद कमरे के अंदर एक कूलर रख के चलाएं तो उस कमरे के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतना हबस हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि क्या ये जो तस्वीरें अभी मौजूद हैं नैब के उस कमरे की भी मौजूद हैं जहाँ मरियम साहिबा रही हैं, और उस बैरक की तस्वीरें भी मौजूद है कोट लखपत जेल की जहाँ पे मियां साहब और जरदारी साहब रहे हैं। बल्कि यहाँ तो ये तो जो पेंट पसंद नहीं था तो पेंट भी चेंज हो जाता ये जो कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही है ये तो उल्टा पड़ रहा है उनको। अब मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर की, वहां पे तो कूलर पड़ा है। या तो आपने वहां पे एयर कंडीशनर लगवा दिया होता तो फिर आप बात करते समझ आती थी। अब मियां साहब कहते हैं जी कि हम जो है ना वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। इससे ज्यादा इंतकाम क्या होगा
کہ آپ کی صاحبزادی اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, جیلیں ان کے انڈر ہیں, اور وہاں پہ جس قسم کے حالات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایئر کولر ہیں وہ تمام بیرکس میں ہیں, وہ کسی ایک میں نہیں ہے, وہ تمام بیرکس میں ایئر کولر ہے. اور اگر آپ نے ایک کلاس اس کو دینی تھی سابق پرائم منسٹر کو, پھر وہ والی سہولتیں دیتے جو آپ نے انجوائے کی ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں. نوشاد صاحب, ایک تو جو پکچرز آئی اس پہ آپ کا تبصرہ, اور دوسرا یہ کہ جب ایک سوال پوچھا جاتا ہے, تبصرہ کرنے کے قابل نہیں رہا میں, تو رؤوف صاحب ترجمان جو گفتگو کر رہے ہیں میں ان سے پریشان تھا. چوہدری صاحب تو اس سے کہیں آپ آگے نکل گئے. نوشاد صاحب, تو ایک سوال یہاں پہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہمارا اس کا ابھی کوئی لنک نہیں ہے, لیکن اگر ہم سیلز کو دیکھتے ہیں, ان کا کمپیریزن ڈرا کیا جائے, وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں ملک کے سابق وزراء اعظم رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی, عالیہ حمزہ, جن کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی ٹائم کے اوپر وہ 5 مختلف جگہوں پر پائی گئی تھی جنہوں نے کیا تھا سب کچھ. تو سر, ہاؤ اٹ کڈ پاسبل کہ خاتون ایک ہی وقت میں ساری جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے؟ مطلب ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اور یہ سیل پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں سیل پہ میں کیا ہوں, مجھے تو یاد ہے وہ سیل ایسا ہونا چاہیے تھا, وہ آپ کو یاد شاید بھول گیا. اے سی کی بات بڑی یاد آئی ہے, انہوں نے بات آپ کی سنی نہیں تھی کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ کہتے تھے, وہ کون کہتے تھے پتہ ہے؟ جی بانی تحریک انصاف. ہاں, وہ کہتے تھے کہ اے سی اتروا دینا چاہیے اگر کسی کا لگا تو. جناب وہ تو یہ جن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بیٹھ کے, وہ تو کہتے تھے اے سی اتروا دینا چاہیے. اچھا, وہ ابھی تک جیل اے سی لگا تھا نا ان کی بیرک میں, ابھی بات کرتے نا, انہوں نے یہ دعوے نہیں کیے نا, نہ نواز شریف نے نہ زرداری نے. نہیں, اے سی لگا تھا نا وہاں, چوہدری صاحب سن لیں, جو وہ کہتا تھا کہ اتروا دینا چاہیے. میں نے کہا آپ رؤوف حسن سے بھی آگے نکل گئے ہیں, میں تو پی ٹی آئی والوں ذرا سنو چوہدری صاحب کیا میں جیلوں کی نا بیٹ کیا کرتا تھا, اور سارا ہم بھی کرتے رہے, میں بحیثیت رپورٹر جیلوں کی بیٹ کرتا تھا. میں پوری طرح آگاہ ہوں جیلوں کے مینول اور جیلوں کی سہولتوں کے حوالے سے. کا بھی پتا ہے, میں نے چکیاں وزٹ بھی کی ہیں, میں نے ساری چکیاں دیکھی, مجھے اسٹوڈنٹ بیرک کا بھی پتا ہے, مجھے ایک کلاس کا بھی پتا ہے, میں نے یہ ساری دیکھی. پھر اچھا ہوتا کہ آپ نے وہ والی بیرک بھی دیکھی ہوتی جس میں میاں نواز شریف صاحب رہ کے. میں دیکھی ہے, تبھی میں آپ سے بات کر رہا, میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہا. میں تو آپ کو اس مہاتما اور دیوتا کی بات بتا رہا ہوں جو دیوتا کہا کرتا تھا. وہ دیوتا بیمار نہیں ہوا ابھی تک ویسے. اے سی اتار دیں, اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے ابھی تک. سنیں نا, ابھی تو بڑا کچھ گرے گا. پلیٹلیٹ کیا چیز ہے؟ اب اصول یہ تھا بیسیکلی کرنا یہ چاہیے ان کو, ان کی تسلی کے لیے وہ روم کولر بھی باہر نکال دینا چاہیے تھا. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ جو چکیوں کے اندر رہتے ہیں نا, جہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا, تب پتہ چلتا سزا کیا. کیونکہ سزا کا ان کے نزدیک, مہاتما کے نزدیک کانسیپٹ یہ تھا کہ کتابیں مانی اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ملنی چاہیے. نواز شریف کو یہ چیزیں, یہ سہولیات نہیں ہونی چاہیے. تو اصولی طور پہ تو ان کو ڈیتھ سیل کا مطلب بتانا چاہیے کہ ڈیتھ سیل کیا ہے. آپ سنیے, رؤوف صاحب یہ فرماتے ہیں, ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, وہ پہلے جو ڈیتھ سیل میں رہے ہیں وہ وزیر اعظم ہی رہے ہیں, صدر بھی تھے. مطلب جی ڈیتھ سیل اس کو کہتے ہیں. کون سا ڈیتھ سیل میں سمجھ لیں, کون رہے سارے میاں نواز شریف صاحب. میں صدر کی بات نہیں, میاں صاحب رہے ہیں, صدر صاحب میاں صاحب کے تو میاں صاحب کو ہم نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے یا اس بیرک میں. ہاں, بھٹو صاحب کی بات, بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں, وہ یہی بات کر رہا ہوں نا. آپ چھوڑے, آپ ان لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں جن کے بارے میں دیوتا صاحب یہ فرماتے تھے کہ ان کو یہ نہیں ملنا چاہیے. تو اب دیوتا صاحب کو یہ نہیں ملنا چاہیے, تو آج کیا کرنا چاہیے؟ آپ لے لیں کولر بھی واپس لے لیں. میں تو صرف بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر کسی سے وہ رؤوف صاحب بتایا کہتے ہیں, وہ ہمیں تو نہیں پتا یہ تصویر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, وہاں جا کے ہم چیک کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا. ان کو بھی بھیجنا چاہیے, چوہدری صاحب کو بھی ساتھ بھیجنا چاہیے. ایشو کیا ہے؟ ایشو صرف سمجھنے کی یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے, جو جیل مینول کے تحت کسی کو پرسکرائبڈ ایک کلاس ہے وہ ملنی چاہیے. نواز شریف کو بھی وہ ملنی چاہیے, عمران خان کو بھی, وہ کسی کو بھی, جو بھی سابق وزیر اعظم ہے, جو جیل مینول پرسکرائب کرتا ہے اس کے ساتھ. ہاں, کوئی دیسی مرغی کی خواہش کرے اس کو نہیں ملنی چاہیے اگر کسی اور کو نہیں ملی. اسی طرح سے کسی کو جو ہے وہ وہاں پہ پینٹس نہیں ملنے چاہیے, وہاں پہ جناب وہ ڈرائی فروٹس نہیں ملنے چاہیے, اپنے گھر سے کھانے الاؤ لینے چاہیے. میں جو بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک کے لیے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جیل مینول کے حساب سے جو پرسکرائبڈ ہے, جو نواز شریف کے لیے ہو, عمران خان کے لیے ہو, محترمہ کے لیے ہو, بھٹو کے لیے ہو, زرداری صاحب, بات یہ ہے, قانون یہ ہے کہ جو ایک کے لیے ایک کلاس ہے, باقی سب کو وہی ملنی چاہیے. چلیں جی, اب دیکھتے ہیں کہ بڑی عید کے بعد جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو متحد ہونے جا رہے ہیں, تو کیا وہ متحد ہو سکیں گے, نہیں ہو سکیں گے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं दौरा चीन के हवाले से। वज़ीर आज़म वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की थी और इसके साथ साथ वहाँ के सदर से भी मुलाकात की थी और ये भी बताया जा रहा था कि सरमायाकारों से मुलाकात हुई है और सरमायाकारी वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरमायाकार यहाँ पर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। और आज जो आखिरी दिन उन्होंने बात की है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। ज़राअत के शोबे की तरक्की के हवाले से बात की जा रही है और मज़ीद वहाँ पर उन्होंने आज विज़िट भी किया है, जिसमें योंगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोस्ट्रेशन जो है उसका विज़िट उन्होंने किया है। और उनका मज़ीद ये कहना है कि हमारे 1000 स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तानी, जिनका गवर्नमेंट खर्चा खुद उठाएगी, उन्हें यहाँ पे भेजा जाएगा ताकि वो मज़ीद अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सके, मुकम्मल करके इसमें इस्लाहात ला सके। आज़म साहब, अगर बात की जाती है दौरा चीन के हवाले से तो कामयाब दौरा रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बिलखसूस उन्होंने वहाँ पर अपने हम मनसब से भी मुलाकात की, वहाँ के सदर से भी मुलाकात हुई है और फिर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात की गई है, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल एक कोशिश अच्छी है कि शहबाज शरीफ साहब ने चाइना में जाके बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की, हुकूमत से मुलाकात, उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात की और कंपनियों से मिले। ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इस पूरे दौरे के दौरान कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया। MOU साइन किए गए हैं। MOU जस्ट एक याददाश्त होती है। एग्रीमेंट वो होता है जब आप कुछ चीज़ खरीद लेते हैं या ख़रीदते हैं, उसका आप एक एग्रीमेंट करते हैं। अभी ये सिर्फ MOUs तक महदूद हैं चीज़ें। अब ये कैसे मैच्योर होती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हवाले से कमेटियाँ तश्कील दी हैं। मसलन अभी आपने जो एग्रीकल्चर के हवाले से बात की, होंगलिंग जो एग्रीकल्चरल जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, उसके हवाले से वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया। वो एक रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का, और उसके अंदर जो नई रिसर्च वहाँ पे की जा रही है पैदावार बढ़ाने के लिए, या नई तकनीक जो है एग्रीकल्चर की, खुसूसन इरिगेशन के हवाले से या बंजर ज़मीनों को आबाद करने के हवाले से, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि अगर हमारे 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्रीकल्चर की तरबियत और तालीम के लिए जाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा पहुँचेगा, बशर्ते कि वो नौजवान पाकिस्तान में वापस आके सर्व करें, किसी और मुल्क में ना निकल जाएं। क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमें खुद जो है ना अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए हमें अपने ह्यूमन सोर्स, अपनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ना कि हम किसी के हाथों यरगमाल रहे हैं या हमारी किसी और की टेक्नोलॉजी हम उसे उधार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, उससे हमें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जब तक हम अपनी खुद यहाँ पे रिसर्च नहीं शुरू करेंगे, अपनी खुद जो है हमारे नौजवान इंजीनियर्स जो हैं वो खुद यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से उनकी मुलाकातें हैं वो भी बेहतर हैं। और एक जो खुसूसन ये IT के हवाले से है और जिसमें सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारी एक अशद ज़रूरत है। उस पर अगर आगे चीज़ें बढ़ती हैं, कोई एग्रीमेंट की तरफ जाती हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं फिर वो अर्ज़ करूँगा कि हमें उसका कंट्रोल और टेक्नोलॉजी वो हमें अपने हाथ में रखनी है। वो अगर हम किसी और मुल्क के हवाले करते हैं, उसका कंट्रोल, उसका सर्वर किसी और मुल्क में होता है, उसका हमें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हमें फ़ायदा तब पहुंचेगा जब उसका सर्वर भी हमारे पास हो, उसके पासवर्ड भी हमारे पास हो, उसका तमाम कंट्रोल हमारे पास हो और हम खुद इस्तेमाल करें। जी नौशाद साहब, एक तो आप दौरा चीन को किस तरह से देखते हैं, फिर एग्रीकल्चर की बात की जा रही है कि ज़राअत के अंदर हम उसमें मज़ीद जो है इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, और साथ उनका ये भी कहना है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सर्वर जो हैं वो हमारे पास मौजूद ना हो, जैसे आज़म साहब हाईलाइट कर रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो बेसिकली जो चॉइस आप जिस एक्चुअली खदशे का इज़हार कर रहे हैं ना, होता ये है कि एक होता है टेक्नोलॉजी शिफ्ट जी, एक होता है कि आप क्लाइंट एंड के ऊपर आपको सर्विसेज दी जाती है। तो सर्विसेज का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, सर्विसेज तो हम किसी और भी मुल्क से ले सकते हैं। हम चीन की तरफ क्यों जा रहे हैं? चीन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें क्लाइंट एंड पे या यूज़र एंड पे जब तक रहेंगे तब तक आप अपनी सर्वेलेंस और सिक्योरिटी और अपने तमाम मामलात को उस तरह तय नहीं कर पाएंगे जिस तरह आपको इस वक्त आज के जदीद दौर में तय किए जाने चाहिए। आपको याद होगा UAE में जब गए तो हमने मेन जो गेटवेज और एज जिसे कहते हैं ना कि एक बीच में एक कनेक्टिविटी डेवलप करनी थ्रू दुबई, उसके लिए भी गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बेस हमें ICT, जिसकी बात अभी चॉइस साहब कर रहे थे कि ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, आपकी ट्रेन्स आपकी कनेक्टेड होती हैं, आपकी बसेस उनके साथ कनेक्टेड हैं, आपके ये जो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है इसकी सर्वेलेंस थ्रू सैटेलाइट, इनकी इमेजरी, उसके ज़रिए उन चीज़ों को नज़र रखना, फिर ये सारा जो एक डिजिटल पाकिस्तान जिसकी बात की जा रही है ना, अब
جی میں پاکستان ہی کہنا چاہیے، نیا پاکستان، اور میں اس طرح کی اصلاحات میں نہیں جاتا، اس کا مقصد وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو پاکستان کو ڈیجیٹائز کرنا یا ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان جو ہے، یہ اس کا جو سٹیپ ہے اس کی طرف بڑھا جا رہا ہے. اب میں جس طرح آپ کو بتا دوں کہ سی پیک کا سیکنڈ مرحلے کی بات نہیں ہے، اب جدید سی پیک کی بات کی جا رہی ہے جو پراپرلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے نا کہ 2013 میں یہ ہم نے شروع کیا تھا. چوہی صاحب نے کہا نا، یہ مفاہمتی یادداشتیں ایک سٹیپ آگے کی بات ہے. جو معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے تھے، جس طرح ہواوے کے ہیڈ کوارٹر کا جب کیا ہے تو ہمارا اسمارٹ سٹی کا ان کے ساتھ معاہدہ موجود ہے، وہ اس کے اندر تھوڑی پرابلم آئی، اب اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے دوبارہ ٹریک پہ لایا جا رہا ہے، جس طرح سی پیک کو ٹریک پہ لایا گیا ہے. اس طرح اس لیے جو چین کا دورہ ہے وہ اس پرسپیکٹو میں امپورٹنٹ ہے، اور یہ صرف وہ نہیں گئے، یہ دو بزنس ٹو بزنس رہتا ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رہتا ہے. اور یہ ایم او یوز وہ ہیں جہاں ہم نئی جہتوں کی طرف، جو نئے ایریاز کے اندر بات کر رہے ہیں، جو ہمارا پہلے سے اسٹریٹجک اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کے جو چیزیں ہیں وہ فردر ایک سٹیپ سر آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 2013 میں اس کا سنگ بنیاد ہم نے رکھا تھا سی پیک کا، لیکن 2018 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں رک گئی تھی، آج پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آپ اس پہ کیا موقف رکھیں گے، کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ اچھا جی، نہ تو سنگ بنیاد اس حکومت نے رکھا تھا، یہ آصف علی زرداری کا پروجیکٹ تھا. آصف علی زرداری نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا سی پیک کا، اور پاک ایران گیس پائپ لائن، یہ دونوں ان کے دور کے ہیں. ہاں اس کے بعد پریکٹیکل اس پہ کام شروع ہوا تھا میاں نواز شریف کے دور میں. اس کے بعد آ جاتا ہے سی پیک کے اوپر کام رکنا یا سست ہونا. یہ میں چائنا گیا پچھلے دنوں، میرے ساتھ بہت سارے جرنلسٹ ہیں ہم، وہاں پہ ہم نے باقاعدہ ان سے پوچھا چائنیز سے کہ کیا سی پیک کے اوپر کسی بھی دور میں کچھ سلو ڈاؤن ہوا یا رکاوٹ آئی. انہوں نے کہا صرف ایک دفعہ سلو ڈاؤن ہوا جب پوری دنیا سلو ڈاؤن ہوئی کووڈ کے دوران. اس کے علاوہ ہمارا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدہ، ہمیں کبھی کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ ایک سیاسی یہاں پہ بیانیہ گھڑا گیا کہ اس حکومت کے درمیان سلو ڈاؤن ہوا، یہ حکومت تیز کر رہی ہے، ایسا قطعی طور پر کوئی ایشو نہیں ہے. جی نشاط صاحب کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ پاکستان سپیڈ کا خطاب بھی دیا حیرت کی بات ہے، اتنے جرنلسٹ گئے اور ان کو چینیوں نے بیوقوف بنا دیا. بیوقوف بنانے والی بات تھی، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ سلو ڈاؤن ہوا تھا اور وہ کیا گیا تھا، روکنے کی کوشش کی، اس کے پرنٹس دیے گئے، اس کی یو ایس کو ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی، یہ ساری دنیا کو یہ فیکٹس موجود ہیں. میں تو کمال ہے ویسے. وہ بھائی سی پیک جب بن رہا تھا تب وہ پارٹی جو اس کے خلاف بات کر رہی تھی وہ اس کے خلاف بات کرتی تھی، اس کو بند کرنے کی بات کرتی ہے، یہ الفاظ کی بات ہے. اور یار چھوڑیں اس بحث کو. آصف زرداری صاحب نے سے کانسیپٹ کی بات کی اور ان سے میٹرلائز نہیں ہوا تھا، نواز شریف نے اس کو میٹرلائز کیا، یہ فیکٹ ہے. آپ اس کو جتنا مرضی ٹویسٹ کرتے ہیں، زرداری صاحب کو کریڈٹ دیں یا نواز شریف کو کریڈٹ دیں، جو بند کرنے کا کریڈٹ ہے، جو خراب کرنے کا کریڈٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کو یا بانی تحریک کو ہی دیا جائے گا. اور اس کے فیکٹس موجود ہیں، اس کے اوپر کیا میں اس کے اوپر بحث کروں، ساری دنیا کو معلوم ہے. اب معاملہ یہ ہے، ثابت کریں گے کسی نے خراب کیا یا بند کیا، کریں گے. یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس کو ثابت کرنا جو ہے نا، وہ بھی ایک نیا کام شروع ہو گیا کہ وہ کیا جائے. جس طرح آج روب حسن صاحب نے کہا کہ سیل کے اندر جا کے دیکھیں گے وہ ہے کہ نہیں ہے. نشاط صاحب پروگرام کا پر ختم ہوا چلتا ہے، دورہ چین پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کے، کل تک کے لیے مجھے اور میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.